उसको पैसों की जरूरत थी और मुझे उसके जिस्म की। मेरे अंदर का शैतान पूरी तरह जाग चुका था। जब मैं कमरे में उसके पीछे दाखिल हुआ, वो बुर्का पहन रही थी। मुझे उसका मुजरा देखते हुए मुसलसल 10वां दिन था। क्या गजब की नई चीज हीरा मंडी में आई थी। उसका नाम बुलबुल था। जब वो नाचती और थिरकती थी तो जैसे सब तमाशबीन महव हो जाते। रोजाना उसको नाचता देख के मेरी शैतानी हवस मजीद प्यासी होती चली जाती और मैंने फैसला कर लिया कि मैं उससे जरूर मिलूंगा। मैं हर कीमत पर उसे हासिल करना चाहता था। उस दिन मुजरे के दौरान वो बुझी बुझी सी दिखाई दे रही थी। उसके नाच में वो पहले सी रवानी भी नहीं थी, लेकिन मुझे उससे मिलना था, बात करनी थी और मामला तय करने थे। मुजरे के इख्तिताम पर जब सब तमाशबीन चले गए तो मैं भी उठा। वो कोठे की बालकनी में अपनी नायिका के साथ किसी बात पर उलझ रही थी। दरवाजे के थोड़ा सा करीब हुआ तो मैंने सुना कि वो उससे रो रो कर कुछ मजीद रकम का मुतालबा कर रही थी, मगर नायिका उसको धुतकार रही थी और आखिर में गुस्से में वो बुलबुल को अगले दिन वक्त पे आने का कहकर वहां से बुड़बुड़ाती हुई निकल गई। बुलबुल को पैसों की अशद जरूरत है, ये जानकर मेरे अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई कि वो जरूरत पूरी करके मैं उसके साथ जो चाहे कर सकता हूँ। मैं उसकी जानिब बढ़ा। उसका चेहरा दूसरी तरफ था और वो बुर्का पहन रही थी। पास जाकर जब मैंने उसे पुकारा तो वो मेरी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा आंसुओं से तर था और बर्फ की मानिंद ऐसे सफेद था जैसे किसी ने उसका सारा खून निकाल लिया हो। उसकी हालत देखकर मैं चकरा सा गया और उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है और वो ऐसे क्यों रो रही है। मेरी तरफ देखते हुए वो चंद लम्हे खामोश रही और मेरे दोबारा पूछने पर घुटी घुटी आवाज में बोली, मेरी माँ मर गई है। क्या? जब मुझे उसकी समझ नहीं आई तो वो बेख्तियार रोते हुए दोबारा बोली कि आज मेरी माँ मर गई। इस जवाब से जैसे मेरे मुंह को ताला लग गया। मेरी शैतानी हवस, जिसको पूरा करने के लिए मैं उसकी जानिब आया था, मुझसे मीलों दूर भाग गई। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने गुस्से और हैरत से उससे पूछा। कफन दफन के पैसे नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं मुजरा करने आई थी, मगर नायिका आज पैसे दे ही नहीं रही। कहती है बहुत मंदी है, तमाशबीन कोठे पर नहीं आते। जो आते हैं वो पहले की तरह कुछ लुटाते नहीं। वो कह रही है कि ईदी वालों से अपनी माँ के कफन दफन का इंतजाम करवा लो। इतना कहकर वो बुर्का पहनकर कोठे से बाहर निकल आई। मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। मैं तुम्हारी माँ के कफन और दफन का बंदोबस्त करता हूँ। वो चंद लम्हे मुझे मशकूक नजरों से देखती रही और फिर खामोशी से मेरे साथ बैठ गई। गाड़ी टकसाली से बाहर निकालते हुए मैंने बुलबुल से उसके घर का पता पूछा। वो इलाका मेरे लिए नया नहीं था, कई बार मैं वहां से गुजरा हुआ था। मैंने गाड़ी उस तरफ मोड़ दी। सारा रास्ता वो खामोशी से रोती रही। मेरे पास उसको तसल्ली देने के लिए अल्फाज भी नहीं थे। कुछ देर के बाद हम बुलबुल के घर पहुंच गए। ये छोटा सा एक कमरे का घर था। सहन के बीच में चारपाई पर उसकी माँ की लाश एक गदले कंबल में लिपटी पड़ी थी। सहन में बल्ब की पीली रोशनी वहां बसने वालों और घर की हालत चीख चीख कर अया कर रही थी। चारपाई के पास दो बूढ़ी औरतें बैठी थीं। एक की गोद में 7-8 माह का बड़ा गोल मटोल सा प्यारा सा बच्चा खेल रहा था। आधी रात होने को आई थी। जैसे ही बुलबुल घर में दाखिल हुई, वो बूढ़ी औरतें बच्चा उसे सौंपते और देर से आने की वजह से नाराजगी का इजहार करते हुए वहां से रुखसत हो गईं। बुलबुल बच्चे को लेकर कमरे की तरफ गई। बच्चा बहुत बेकरार था और फिर वो उसकी छाती से लिपट गया जैसे सुबह से भूखा हो। क्या ये बुलबुल का बच्चा है? एक नया इंकशाफ था कि बुलबुल शादीशुदा भी है। चंद लम्हों बाद वो कमरे में आ गई और एक पुरानी कुर्सी उठा लाई। सेठ जी माजरत, मेरे घर में आपको बिठाने के लिए कोई चीज नहीं है, वो कुर्सी रखते हुए शर्मिंदगी से बोली। मैं सर हिलाते हुए उस कुर्सी पर बैठ गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कहां से शुरू करूं। तुम्हारा असल नाम क्या है बुलबुल? बिलाखिर मैंने उससे पूछा। वो चुप रही, शायद बताना नहीं चाह रही थी। अफशा, मेरे दोबारा पूछने पर उसने आहिस्ता से कहा।
बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी माँ की वफात का। वो खामोश रही। तुम्हारा बाप भाई कोई नहीं है? उसने खामोशी से नहीं में सर हिला दिया। ये बच्चा तुम्हारा है? मैंने पूछा तो उसने फिर खामोशी से हाँ में सर हिलाया। तुम्हारा शौहर कहाँ है? चंद लम्हों बाद वो बोली, वो छोड़ गया है। तुम हीरा मंडी कैसे पहुंच गई? तुम मुझे नाचने गाने वाली तो नहीं लगती। अब वो नजरें उठाकर मुझे देखते हुए बोली, सेठ जी, किस्मत वहां ले गई। घर में कोई मर्द नहीं था। एक बीमार माँ और बच्चे की जिम्मेदारी थी। कहीं और काम नहीं मिला तो ना चाहते हुए भी मजबूरन ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा। कुछ अरसे तक नायका ने नाच गाना सिखाया और फिर धंधे पर बिठा दिया। वो मुझे मुजरा करने के रोजाना 200 रुपए देती है और साथ में तमाशबीनों का बचा खुचा खाना, जो मैं घर लाकर अपनी माँ को खिलाती हूँ और खुद भी खाती हूँ। बुरके में आती जाती हूँ, जिससे मोहल्ले में किसी को पता नहीं चलता और एक भरम कायम है। सेठ जी, ऐसी कितनी ही बेसहारा गुमनाम लड़कियां मुआशी हालत के हाथों मजबूर होकर इन कोठों पर नाचने पर मजबूर हैं। आप लोगों को क्या पता वो कितनी मजबूर होकर ये कदम उठाती हैं। कोई लड़की अपनी खुशी से यूं सबके सामने अपना जिस्म, अपनी इज्जत नीलाम नहीं करती। जो लड़कियां एक बार इस दलदल में गिर जाती हैं, फिर वो धंसती ही चली जाती हैं और फिर इसमें हमेशा के लिए डूब जाती हैं। ये सब कुछ बताते हुए अफशां के लहजे में बेबसी और बेचारगी थी, जैसे वो किसी नाकर्दा गुनाहों की सजा काट रही हो। मैं कुछ देर उसके चेहरे को देखता रहा, फिर पर्स से चंद नोट निकाले और उसके हाथ में थमाते हुए बोला, कल अपनी माँ की तदफीन करवा लेना और बच्चे के लिए कुछ खुराक और घर के लिए राशन ले लेना। वो इतने सारे नोट एक साथ देकर हैरान रह गई। क्या हुआ? मैंने उसको यूं चुपचाप देखा तो बोला, सेठ जी, मुझे इन रुपयों के बदले क्या करना पड़ेगा? वो डरते डरते पूछ रही थी। शायद ये सोच रही थी कि इन नोटों के बदले सेठ पता नहीं कब तक उसका जिस्म नोचेगा, कब तक उसको सेठ की रखेल बनकर रहना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मुझे अपने आप से इतनी नफरत हुई कि मैं ख्वाहिश करने लगा कि जमीन फट जाए और उसमें समा जाऊं। मुझे एहसास हुआ कि मैं जिल्लत और अपनी किरदार की पस्ती की आखिरी हद को छू रहा था। मैं इस बेहिस माशरे में एक तन्हा और बेसहारा लड़की की मदद कर रहा था, मगर वो इसको भी एक डील के तौर पर समझ रही थी। शायद जहां से मैं उठकर आया था, वहां पर जाने वाले लोगों से बगैर किसी वजह के मदद की तवक्को नहीं की जाती। मैंने लरजती हुई आवाज में जवाब दिया, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा और तुम अब कोठे पर मुजरा करने नहीं जाओगी, अपने घर में रहोगी। हर महीने तुम्हें मनी ऑर्डर मिल जाया करेगा। तुमने करना बस ये है कि ये जो बच्चा तुम्हारी गोद में है, इसकी तरबियत ऐसे करो कि एक दिन बड़ा होकर तुम्हारा सहारा बन सके। ये जो रकम मैं तुम्हें भिजवाऊंगा, ये तुम पर कर्ज है, और जब तुम्हारा बेटा जवान हो जाएगा, एक काबिल इंसान बन जाएगा, तो तुम मुझे वापस कर देना। अफशां हैरान परेशान खड़ी मुझे देख रही थी, उस इंसान को जिसके सामने अभी वो नाच कर आई थी। वो उससे ऐसी बातें कर रहा था। फिर वो बेआवाज रोने लगी। मुझसे वहां रुका नहीं गया। मैंने अफशां के घर का पता लिया और उसको अपना किया वादा याद दिलाकर वहां से रुखसत हो गया। सारे रास्ते मैं यही सोचता रहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए अफशां। जो तुमने मुझे दिया है, इसका एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं उतार पाऊंगा। तुमने मुझ में दफन इंसानियत को जगा दिया है, जो मैं दौलत और शैतानी हवस के नीचे दबा चुका था। तुमने मुझे फिर से इंसान बनाया है अफशां। इस वाक़े के बाद मैं इन तमाम बुरे कामों से तौबा करके उसकी बारगाह में गुनाहों का बोझ लिए हाजिर हुआ। हर रोज उसके सामने अपने गुनाहों का एतराफ करता, उससे माफी की दरखास्त करता। मैं बाकायदगी से हर माह अफशां को मनी ऑर्डर भिजवाता रहा। कई दफा दिल किया कि मैं उस मसीहा को मिलकर आऊं, जिसकी वजह से मुझे इन तमाम गुनाहों और बदकारियों से निजात मिली, मगर हर दफा एक शर्मिंदगी आड़े आ जाती कि कभी मैं इस शैतानी हवस के लिए उसका प्यासा था। और फिर वक्त गुजरता चला गया, दिन महीनों में बदलने लगे, महीने सालों में बदलने लगे, मगर मैं अफशां को नहीं भूला। वो भी मेरी तरह बूढ़ी हो गई होगी और उसका बेटा भी जवान हो गया होगा। पता नहीं किस काबिल बना होगा या नहीं, अपनी माँ का सहारा बना होगा कि नहीं,
میرے بچے جوان ہو گئے تھے، زندگی اتار چڑھاؤ کے ساتھ مسلسل چل رہی تھی۔ ایک شام چھٹی کے دن جب میں اپنے گھر میں موجود تھا، ملازم نے مجھے آ کر بتایا کہ ایک عورت اور اس کے ساتھ ایک جوان لڑکا آپ سے ملنے آئے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ معلوم نہیں صاحب، پہلی بار ان کو دیکھا ہے، ملازم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اچھا، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ کون ہو سکتا ہے؟ یہی سوچتے ہوئے میں ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا۔ ایک عورت پرنور چہرے کے ساتھ سفید چادر میں ملبوس، ہاتھ میں ایک پرانی سی ڈائری لیے کھڑی تھی، اور اس کے ساتھ اچھے کپڑوں میں ملبوس ایک بڑا ہینڈسم نوجوان کھڑا تھا۔ اس لڑکے کو میں جانتا تھا، وہ ہمارے علاقے کا نیا ڈی ایس پی احمد تھا۔ سلام سیٹھ جی، میں افشاں ہوں، اور یہ میرا بیٹا احمد۔ جو ہی اس نے افشاں کا نام لیا، میرے ذہن میں ماضی کا چہرہ گھوم گیا، اور پھر مجھے پہچاننے میں دیر نہیں لگی کہ وہ افشاں تھی۔ آپ مجھے پہچان گئے نا؟ میں نے سر ہلاتے ہوئے ہاں میں جواب دیا، اور ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ افشاں پھر اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر بولی، احمد بیٹا، یہی میرے مسیحا ہیں، جن کی بدولت تمہاری ماں گندگی کی دلدل میں گرتے گرتے نکلی، اور یہی ہیں جو تمہاری پڑھائی کا تمہیں یہاں اس مقام تک لانے کا ذریعہ ہیں۔ میں ان کو جانتا ہوں امی، ان کا شمار علاقے کے معزز افراد میں ہوتا ہے، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ مجھے اس مقام پر لانے میں ان کا کردار سب سے اہم ہے۔ سیٹھ صاحب، جس طرح آپ ہم بے سہارا اور بے کس لوگوں کی زندگی میں مسیحا بن کر آئے، اس کا احسان ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ احمد بڑی مشکور نظروں سے دیکھتا ہوا بڑی عاجزی سے بول رہا تھا۔ ایسے کہہ کر آپ لوگ مجھے شرمندہ مت کریں، میں نے افشاں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آج اس کو پکارتے ہوئے میرے منہ سے افشاں بہن نکل گیا۔ میں خود حیران تھا، مگر یہ سچ تھا۔ افشاں صوفے سے اٹھی اور آگے بڑھ کر پرانی سی ڈائری مجھے تھماتے ہوئے کہنے لگی، سیٹھ جی، اس میں وہ تمام حساب درج ہے، میری ماں کی تدفین سے لے کر آپ کے آخری منی آرڈر تک۔ میں نے ایک ایک پائی کا حساب رکھا، آپ کے دیے پیسوں کا امانت کے طور پر استعمال کیا، اپنے بیٹے کو ایک قابل انسان بنایا۔ آپ نے مجھے 22 سال پہلے کہا تھا کہ یہ قرض ہے، اور یہ تب واپس کرنا جب تمہارا بیٹا ایک قابل انسان بن جائے۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد افشاں پھر سے بولی، سیٹھ جی، وہ وقت آ گیا ہے، میں آپ کے احسانوں کا بوجھ تو نہیں اتار سکتی، مگر جو پیسے آپ نے مجھے دیے تھے وہ میرا بیٹا ضرور اتارے گا، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ انکار مت کریں۔ میں افشاں کو بڑی تحسین بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آخر اس نے وہ کر ہی دکھایا۔ یقین قول و قرار کو نبھانا، وعدے پر قائم رہنا ایک اچھے کردار کے حامل انسان کی بڑی نشانی ہے۔ یہ سب سن کر میرے دل میں اس کی عزت اور احترام مزید بڑھ گیا۔ میں نے تم کو بہن کہا ہے افشاں، اور میں کیسے تم سے یہ پیسے لے سکتا ہوں؟ مجھے یوں شرمندہ مت کرو۔ میرے رکے رکے الفاظ میں پیسے نہ لینے کی معذرت چھپی تھی، مگر وہ واضح تھی۔ مجھے اس کے سامنے ہار ماننی پڑی، اور وہ تمام پیسے جو میں اس کو منی آرڈر کی صورت میں بیچتا تھا، اس کو واپس لینے کی حامی بھرنی پڑی۔ پھر وہ دونوں مجھے اپنے نئے گھر کا پتہ دے کر آنے کی تاکید کر کے وہاں سے چلے گئے۔ اگلے دن میں اور میری بیگم ارم ناز افشاں کے گھر میں تھے۔ ارم کو بھی احمد بہت پسند آیا۔ پھر ہم نے افشاں سے احمد اور اپنی بیٹی روبی کے رشتے کی بات کی۔ افشاں کو بھلا اس میں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ پھولے نہیں سما رہی تھی، اور یوں میری بیٹی کا رشتہ افشاں کے بیٹے احمد سے ہو گیا۔ وہ تعلق جو ایک طوائف اور تماشبین جیسے گندے رشتے سے شروع ہوا تھا، اس کا اختتام ایک مہذب رشتے کی شکل میں ہوا۔ یہ سچ ہے کہ ہر انسان کو قدرت سدھرنے کا موقع دیتی ہے۔ کبھی گندگی کے ڈھیر سے اس کو ایسا سبق سکھا دیتی ہے، کبھی دو بھٹکے لوگوں کو ملا کر سیدھے راہ پر لے آتی ہے، اور انسان ساری زندگی اس کے مطابق گزارنے کو فخر محسوس کرتا ہے۔ کبھی وہ طوائف اور میں تماشبین تھا، مگر آج وہ میری منہ بولی بہن اور اس کا بیٹا میری بیٹی کا شوہر ہے، اور مجھے ان دونوں رشتوں پر فخر ہے۔ ہمارے چینل حیدر وائس کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔